तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने डेरिवेशन किया, वहां पे आपको मैंने डेरिवेशन कराया था मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी डीएच एंड डीबी का आपने डेरिवेशन किया था। वो पूरा आपको ध्यान होगा, कई सारे एक्सप्रेशन, कई सारे टर्म्स में एक्सप्रेशन लिखे थे। आपने चार्ज एंड वेलोसिटी के टर्म्स में डिफाइन किया था, आपने करंट डेंसिटी के टर्म्स में डिफाइन किया था, आपको याद हो आपने आइडियल क्रॉस आर के टर्म्स में डिफाइन किया था। सारे तरीके से आपने उसको डिफाइन किया हुआ। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा लेक्चर नंबर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। लिखना स्टार्ट करिए, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। राइट, this law is analogous to Coulomb's law in electrostatic. Coulomb's law in electrostatic. अब Coulomb's law in electrostatic आपने क्या पढ़ा था, कुछ ध्यान है? आपने पढ़ा है F is equal to K times Q1 Q2 by R square। और यहाँ पे जो आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा, यहाँ पर k की जगह पर क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो देख के लग रहा होगा, ये देखिए ये सामने कांस्टेंट, यहाँ भी सामने कांस्टेंट, नीचे यहाँ पे आर स्क्वायर, नीचे यहाँ पे आर स्क्वायर, ऊपर में प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस तो नहीं है, बट द फैक्टर व्हिच गवर्न्स द मैग्नेटिक फील्ड आईडीएल एंड साइन थीटा, वही बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो ये एक एनालॉगस है, मतलब लगभग उसी के जैसा दिखने वाला फॉर्मूला जो उसी प्रकार से काम कर रहा है। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ डीबी, ये लिख लीजिएगा उसके नीचे अगल बगल करके, सो दैट कि आपको आइडिया लगे व्हाट इज एनालॉगस मींस। उसी के जैसा दिखने वाला फॉर्मूला। और एग्जैक्ट एनालॉगस अगर मैं कूलम्ब्स लॉ का बोलूं तो कौन होता है बताइए? ग्रेविटेशनल। F is equal to G m1 m2 by R square। एकदम बिल्कुल हूबहू देखने लगे। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ DB is perpendicular to, the direction of DB is perpendicular to both IDL and R। IDL and R, because IDL क्रॉस R हुआ था। याद करिएगा, जब कभी भी हम किसी भी दो चीज का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो I और J, अगर इन दोनों का क्रॉस लिया तो क्या मिलता है? K मिलता है। J और K का क्रॉस किया तो क्या मिलता है? I मिलता है। और K और I का क्रॉस किया तो J मिलता है। I, J और K किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं? तो I, J और K तीनों तीन एक्सिस की तरह प्रेजेंट होते हैं। दिस इज I कैप, दिस इज J कैप एंड दिस इज K कैप। कोई तीनों आपस में म्यूचुअली क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। समथिंग लाइक दिस। ये और ये तीनों आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस इज इवन परपेंडिकुलर टू दिस। अब इसमें कोई x एक्सिस ले लीजिए, कोई y एक्सिस ले लीजिए, कोई z एक्सिस ले लीजिए। अगर एग्जैक्टली इसी को मैं रेप्लिकेट करूं तो ये क्या है? ये हमारा x एक्सिस है, दिस इज आवर y एक्सिस, और ये जो थंब है जो मेरी तरफ है, अगर इधर होता तो उसको क्या बोलते हैं? z एक्सिस बोलते हैं। ये नेगेटिव z एक्सिस है। तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आइडियल क्रॉस r, आपको ध्यान हो मैंने आपको सिखाया होगा राइट हैंड थंब रूल से, आइडियल क्रॉस r करेंगे तो वो इनसाइड द बोर्ड जाएगा। तो आइडियल किस पर है? y एक्सिस पे। r किस पे था? x एक्सिस पे। तो जो आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आया था वो इनसाइड द बोर्ड। याद है वहां पे एक डायग्राम में मैंने क्रॉस बनवाया था आपको। तो ये जो स्टेटमेंट वहां लिखा हुआ है वो यही कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ dB इज परपेंडिकुलर टू बोथ आइडियल एंड r। दोनों आइडियल और r के परपेंडिकुलर है। आइडियल और r एक प्लेन में पड़ेंगे तो जो z होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बिकॉज़ आइडियल किस प्लेन में पड़ेंगे? प्लेन ऑफ द बोर्ड। आइडियल r प्लेन ऑफ द बोर्ड। अब या तो अंदर होगा नहीं तो बाहर। अगर अंदर है तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर कोई भी चीज अंदर जा रही है तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये इसके परपेंडिकुलर है। एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। इसलिए कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ dB इज परपेंडिकुलर टू बोथ आइडियल एंड r। इट इज गिवन by right hand thumb rule। It is given by right hand thumb rule। तो ये right hand thumb rule के द्वारा आपको मिलता है। Done। Next, third point, if theta is equal to 0 degree, if theta is equal to 0 degree,
अगर थीटा हमारा 0 है, आप अगर बोले डायग्राम को थोड़ा बहुत भी ध्यान करें तो ये आपका आइडियल वेक्टर था और ये आपका ए पॉइंट था और इसके बीच का एंगल है। अगर ये 0 डिग्री हो जाए, अब ये 0 डिग्री इस तरफ भी हो सकता है और 0 डिग्री टुवर्ड्स दी वायर भी हो सकता है। लिखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, द पॉइंट ए लाइज on the axis of the linear conductor, on the axis of the linear conductor, on the axis of the linear conductor carrying current, तो करंट कैरिंग जो वायर है उसके वो क्या हो जाएगा, उसकी वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो आपको याद करिए साइन थीटा जो आपका एंगल, जो आपका बी का फॉर्मूला है उसको जरा ध्यान से देखिए। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 0 डिग्री पाई आर स्क्वायर। साइन 0 इज 0 तो b भी क्या हो गया, 0 हो गया। डन। यानी ये तो इसका कॉस कंपोनेंट था। आप देखिए ये आपका वायर था, अगर आप डायग्राम ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार का आपका कुछ वायर रहा होगा जहां पे ये क्या था, कुछ एक एलिमेंट था, ये आपका टेंजेंट था, ये cos थीटा तो इधर क्या आएगा, sin थीटा। तो एंगल जब पूरा पूरा सीधा हो जाएगा तो क्या होगा, जो आपका पॉइंट है वो किस पे लाई कर जाएगा, उसी वायर के ऊपर लाई कर जाएगा। और जब वायर के ऊपर पॉइंट लाई कर जाए तो उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। दिया ने मेरे से यही सवाल पूछा था कि सर ये जो वायरिंग की जाती है उसके पास अगर हम कंपास लेके जाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड भी दिखना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं दिखाई देता है। तो मैंने पहले दिन उसको आर्गुमेंट दिया था कि जब हम लोग किसी भी वायर को लेकर जाते हैं तो जिस दिशा से लेकर जा रहे हैं उसी दिशा से लेकर आ रहे हैं। तो इफ अ पर्टिकुलर वायर इज गोइंग फ्रॉम दिस बोर्ड टू दिस पर्टिकुलर फैन, तो ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए उसी दिशा में एक रिटर्न वायर भी आएगा। तो अगर जाने वाले वायर में पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है तो आने वाली वायर में नेगेटिव डायरेक्शन के हिसाब से। तो अगर एक की वजह से क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है तो दूसरे की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, आपस में दोनों का इंपैक्ट कैंसिल हो गया और नेट इंपैक्ट 0 हो गया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं डिटेक्ट करता है। पहला। दूसरा, दिया ने पूछा नहीं था पर मैंने ही दिया से पूछा कि अगर मान लीजिए मैं जाने और आने का वायर अलग अलग कर दूं, सेम दिशा में ले जा रहे ले आ रहे तो ना आपस में कैंसिल हो गया। पर ऐसा भी तो हो सकता है मैं लेके इस रास्ते से गया और उधर से लेकर आया, तो फिर तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो मैंने आंसर दिया वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। तो दिया ने पूछा था क्यों, मैंने कहा था एक लेक्चर बाद बताऊंगा। अभी वो टाइम आ गया जब आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ वायर इज 0, बिकॉज जब एंगल वहां पे क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, यानी जो पॉइंट है वो कहां है, वो एग्जैक्टली वायर के साथ बन गया। वायर के साथ बन गया तो एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, और एंगल 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस प्रकार से किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए आप अगर अलग अलग भी लेके जाएंगे तो भी वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं। देन ये बात को आप लिख लीजिए। इट मींस ये लिख लिया, ये एक्सप्रेशन लिख के इसको 0 करिए और उसके नीचे लिखिए इट मींस, ये एक्सप्रेशन लिख के इसके नीचे दिखाइएगा कि b जो है वो क्या होता है, 0 होता है, और उसके नीचे लिखिए इट मींस there is no magnetic field induction. It means there is no magnetic field induction at any point on the thin linear current carrying wire. On the thin linear current carrying wire. अब उसने एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया. What is that word? थिन. थिन का क्या मतलब होता है? थिन का मतलब है कि लेंथ के रिस्पेक्ट में उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए. देन व्हाट इट इज कॉल्ड एज थिन. अगर उसका डायमीटर नेग्लिजिबल नहीं है फिर आप उसे थिन नहीं बोल सकते. अगर आप उसे थिन नहीं बोलेंगे तो जो सेंटर है वहां से अगर मान लीजिए डायमीटर 10 सेंटीमीटर तक है, इतना मोटे मोटे वायर जो ट्रांसमिशन में यूज होते हैं, तो वहां का सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होगा. अगर इसके अंदर कोई पूछेगा अब तो इसका कुछ रेडियस हो गया, तो अब उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और फिर वहां पे आपको थीटा मान के एक स्मॉल थीटा की वजह से कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड
दिखाना ही होगा। तो वायर का जो रेडियस है वो इतना कम होना चाहिए कि लेंथ के रिस्पेक्ट में आप उसको क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, थिन वायर बोलते हैं, और एल्स इट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ थिन वायर। मोटा मोटा वायर जो ट्रांसमिशन में यूज होता है वो थिन वायर के कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आएगा। या जिसको के जो वायर आप देखते होंगे इतने मोटे मोटे वायर सब बिछाते हैं, जो ग्रिड से या स्टेशन से, सब स्टेशन से जो वायर आता है काफी मोटा होता है, तो वो वायर आप थिन वायर नहीं मान सकते, दैट इज नॉट एट ऑल अ थिन वायर। नेक्स्ट पॉइंट, उसका तो sin थीटा 0 नहीं होगा, नहीं, फिर वहां पे कुछ d थीटा आएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करके निकालना होगा, क्योंकि नाउ यू आर नॉट टेकिंग द एंटायर वायर, यू आर टेकिंग सम पार्ट ऑफ द वायर, फिर जो पार्ट ऑफ द वायर है उसके वजह से आपको कैलकुलेट करना होगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो करना पड़ेगा, ये ऐसे आसानी से नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री हो, क्या होगा थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री मतलब एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में मैक्सिमम एंगल बनेगा, मैक्सिमम एंगल बनेगा तो क्या होगा, सेम इस फॉर्मूले में अभी 0 डिग्री की जगह पे आप क्या यूज करोगे, 90 डिग्री यूज करोगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, जैसे इसकी वैल्यू होगी 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl बाई r स्क्वायर, और ये dv है, इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i सम लेंथ l इनटू r स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका कुछ ना कुछ एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा, और ये जो एक्सप्रेशन होगा वो इसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। 0 पे क्या आया था, मिनिमम वैल्यू, और sin थीटा इज इक्वल टू, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या आया, मैक्सिमम वैल्यू। तो लिखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, द पॉइंट A lies at a perpendicular position with respect to a current element. If theta is equal to 90 degree, the point A lies at a perpendicular position with respect to current element. Then dV is equal to, then ये जो dV है, dV is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin 90 by r स्क्वायर, ये sin 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो dV is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल by r स्क्वायर, dV is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल r स्क्वायर हो जाएगा, और जब आप उसे इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल फाइंड सम, ये dl को इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ ना कुछ एक लेंथ ऑफ द वायर आएगा जिसको आप यहां पर पुट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू है, लिख लीजिएगा, which is the maximum value of magnetic field, which is the maximum value of magnetic field। एग्जाम में बायो-सवर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी चैप्टर में एक और लॉ आता है जिसको एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं। दोनों के दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इलेक्ट्रोस्टैट से, तो इलेक्ट्रोस्टैट में आपने दो लॉ पढ़ा है, पहला कूलम्ब्स लॉ, दूसरा गॉस लॉ। जैसे वहां पे दो लॉ पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ, ऐसे ही यहाँ पे पढ़ते हैं बायो-सवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। ये दोनों, ये चारों जो लॉ हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैट में कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ, यहाँ पे बायो-सवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ। अगला जो हेडिंग होगा हमारा वो एम्पियर सर्किटल लॉ ही होगा, पर उससे पहले हमें ये सारा चीज कंप्लीट कर लेना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं बोलूं कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, क्या होगा आंसर, अगेन जीरो, अगेन जीरो, क्योंकि थीटा 180 डिग्री पे साइन 180 क्या होता है, जीरो होता है, तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड जीरो। यानी मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से वेरी कर रहा है, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, इस प्रकार से वो कर रहा है। यानी अगर आप देखें ये मेरा वायर है, तो इस वायर से 0 डिग्री कब बन रहा है, जब ऊपर है, और 180 कब बन रहा है, जब नीचे है। परपेंडिकुलर कब होगा, जब कोई पॉइंट आप यहां लेंगे। जैसे जैसे 0 डिग्री से आप एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर जैसे जैसे आप घटाते जा रहे हैं, 180 डिग्री होगा, वापस से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यानी जीरो से स्टार्ट होके वापस से जीरो, एंगल जीरो से स्टार्ट होके 180 डिग्री तक पहुंचेगा, और उसका मैक्सिमा कहां पड़ेगा, sin 90 पर, बिकॉज sin 90 पे sin का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, दैट इज इक्वल टू 1। हेडिंग डालें, परमिटिविटी एंड परमियाबिलिटी, परमिटिविटी एंड परमियाबिलिटी, परमिटिविटी एंड परमियाबिलिटी। अब देखिए परमिटिविटी और परमियाबिलिटी क्या है।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में मैंने आपसे पहले भी बताया था। व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी क्या, कौन बताएगा? मैंने समझाया था क्लास में। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मैंने समझाया था एप्सिलॉन नॉट। पर उसका मतलब क्या था? कितनी आसानी से उस पर्टिकुलर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपागेट कर सकते हैं, ऐसे कुछ बताया था, याद है? अभी यहां पे जब मैं परमिएबिलिटी की बात कर रहा हूं, परमिएबिलिटी इज म्यू नॉट एंड परमिटिविटी इज एप्सिलॉन नॉट। अब मैं जब इसकी बात कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिस भी मटेरियल के बारे में आप बात कर रहे हैं वो कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। जिस भी मटेरियल के बारे में आप बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में अगर परमिएबिलिटी देखें तो जो मटेरियल है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आसानी से सामने वाले मीडियम को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने मैग्नेटिक फील्ड से। अब उसी को आप मीडियम चेंज कर दीजिए, आप उसको पानी वैक्यूम से उठा के कहां ले जाइए? पानी में, तो पानी में भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, पर क्या उसका स्ट्रेंथ सेम रहेगा या चेंज कर देगा? उसका इन्फ्लुएंसिंग पावर चेंज कर जाएगा। वैसे ही जैसे एक आईएएस ऑफिसर का अपना इन्फ्लुएंस अपने डिस्ट्रिक्ट में होता है, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि वो अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा तो उसे लोग आईएएस नहीं मानेंगे, मानेंगे तो उसे तब भी आईएएस। लेकिन जितना इन्फ्लुएंस उसका अपने डिस्ट्रिक्ट में है उतना इन्फ्लुएंस किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? जहां का वो कलेक्टर है वहां पर उसका जितना इन्फ्लुएंस है किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने पे उतना इन्फ्लुएंस हो ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है ना कि वो कभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को ट्रैवल किया तो अब वो उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो उसका इन्फ्लुएंस कम हो गया। ऐसे ही ये जो म्यू नॉट है ये फ्री स्पेस में किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है। कहां तक उसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस काम कर रहा है? अगर आप उसके मीडियम को बदल देंगे, आप उसके वैक्यूम को कहां से कहां उठा के लेके चले जाएंगे? किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में उठा के ले जाएंगे, फिर ये म्यू नॉट नहीं रहेगा, सिंपली क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा। उसे हम पढ़ेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, और म्यू आर से उसे डिनोट करेंगे। कहा ना, जैसे एप्सिलॉन नॉट है म्यू नॉट, एप्सिलॉन आर है म्यू आर, एप्सिलॉन है म्यू है, दोनों आपस में एग्जैक्टली सेम है, एनालॉगस है। जैसे वहां कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, यहाँ पे बायो-सावर्ट लॉ, वहां पे गॉस लॉ पढ़े, यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ। वैसे ही जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे, मैं एक दिन आपको बता रहा हूं फिजिक्स में हम लोग ऐसे पढ़े हैं। कब? क्लास 11th में। आपको याद होगा मैंने कहा था कहीं वहां डिस्टेंस होता है तो यहाँ क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस। वहां पे होता है वेलोसिटी, यहाँ क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे होता है एक्सीलरेशन, यहाँ पे क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। यहाँ होता है फोर्स, वहां क्या होता है? टॉर्क। यहाँ मोमेंटम, वहां पे एंगुलर मोमेंटम। बात समझ में आ रही है? दोनों एक ही चीज है, बस वो सिर्फ रोटेशनल इंपैक्ट है, ये लीनियर है। यहाँ पे भी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या पढ़ रहे हैं? ये सारी चीजें, एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ, कूलम्ब्स लॉ। मैग्नेटिक के लिए क्या पढ़ रहे हैं? परमिएबिलिटी, बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, सब बिल्कुल एक ही है। सिर्फ चूंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंपैक्ट चेक कर रहे थे, अभी फील्ड का टाइप बदल गया। नाउ द टाइप ऑफ फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और कुछ अंतर नहीं। लिखिए, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इज द फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इज द फिजिकल क्वांटिटी that determines the degree of interaction of electric field with the medium, that determines the degree of interaction of electric field with the medium। मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर है। क्या कह रहा है डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी एप्सिलॉन नॉट जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है that determines the degree of interaction। वो पर्टिकुलर चार्ज जब किसी मीडियम में रखा है तो वो किस प्रकार से अपना इंफ्लुएंस दिखा रहा है, कहां तक उसका इंफ्लुएंस देखने को मिल रहा है। अब वो जो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन है, हवा में है तो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन अलग होगा, पानी में है तो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन अलग होगा, तेल में होगा तो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन अलग होगा। डिग्री ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द मीडियम, फुल स्टॉप। हाउएवर magnetic permeability mu naught is the physical quantity. Magnetic permeability mu naught is the physical quantity
that measures the ability of a substance to acquire magnetization, whereas magnetic permeability mu naught is the physical quantity that measures the ability of a substance to acquire magnetization in magnetic field. Acquire magnetization in magnetic field. तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब आप किसी सब्सटेंस को लेकर जाते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड का उसके ऊपर कुछ इंपैक्ट होगा। कितना इंपैक्ट वो क्रिएट कर पाएगा सामने वाले सब्सटेंस के ऊपर, दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ म्यू। इफ इट इज क्रिएटिंग अ 100% इंपैक्ट, मतलब वो वैक्यूम है, अगर वो वैक्यूम की जगह कुछ और हुआ तो उसका इंपैक्ट घटेगा या फिर बढ़ेगा, उसके हिसाब से आप उसकी ये डिग्री ऑफ जो इंपैक्ट है उसको आप वेरी करा सकते हैं अलग अलग मीडियम में। आगे लिखिए, दैट इज द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ मैटर बाय मैग्नेटिक फील्ड। द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ मैटर बाय मैग्नेटिक फील्ड। डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ मैटर बाय मैग्नेटिक फील्ड। और उसके नीचे लिखें, ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, व्हाट आर दीस टू सब्सटेंसेस, व्हाट आर दीस टू फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए ध्यान से, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं किसके किसके बीच में, एप्सिलॉन नॉट और म्यू के बीच में, म्यू नॉट के बीच में। म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, तो हमने चेक कर लिया, म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। मैं यहां क्या करता हूं, 4 पाई इनटू एप्सिलॉन नॉट लिखता हूं इनटू म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख रहा हूं। ये एक्चुअली देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, रिवर्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी क्या वैल्यू होती थी, 9 into 10 raised power -9, सिर्फ 9 into 10 raised power 9। अब अगर इसे एक बार इन्वर्स कर दिया जाए, यानी अगर मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछूं, क्या होगा, 1/9 into 10 raised power 9, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 1/9 into 10 raised power -9। यहां कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी क्या वैल्यू है, मैंने अभी कुछ ही पिछले लेक्चर में लिखवाया होगा, इसकी वैल्यू है 10 raised power -7 और समथिंग, ऐसे ही कुछ है। दिस इज 10 raised power -7। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे मैं इन दोनों की वैल्यू को पुट करता हूं। जब मैं इसकी वैल्यू को पुट करता हूं, इसकी वैल्यू है 1/9 into 10 raised to the power -9, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 10 raised power -7 के साथ। जरा ध्यान से देखिए, 1/9 into 1/10 raised power माइनस कितना हो रहा है, 9 and this is 16। इसको जरा प्लस होगा ना ये, अब इसको जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 into 3 into 10 raised power 8 का होल स्क्वायर लिखा है क्या, ध्यान से देखिए, और 3 into 10 raised power 8 इज स्पीड ऑफ लाइट, तो मैं इसे 1/c² लिख सकता हूं क्या, यानी 1/c² इज इक्वल टू किसके बराबर, म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो c² इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, c इज इक्वल टू 1/√ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या होता है, रिलेशनशिप होता है बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट and permeability of free space and permittivity of free space। ये एक रिलेशनशिप आपको अपनी कॉपी में लिखना चाहिए। कहीं कोई डाउट है तो पूछिए, किसी एक भी लाइन में कोई डाउट हो रहा है तो पूछिए। कोई डाउट हो रहा है, हाँ पूछिए। c स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज 10 raised power 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, लिखिए। तो ये रिलेशनशिप जो अभी आपने निकाला है, ये एक नए चैप्टर को पैदा कर रहा है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोवर्ड कहां से आया होगा, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन कहां से आए होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद व्हिच पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी,
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नेटिक वर्ड कहां से आया होगा? मैग्नेट से। मैग्नेट मींस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद अ फिजिकल क्वांटिटी नोन एज म्यू नॉट, एंड म्यू नॉट इज परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों को रिलेशनशिप किसके साथ है? सी के साथ, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए आप देखिए लाइट जो है इट ट्रैवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। अब लाइट है तो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा। एक्चुअली लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। Similarly, heat is electromagnetic wave. It also travel with the speed of light. तो ये कुछ चीजें स्पीड ऑफ लाइट से अगर ट्रैवल कर रही है तो कहीं ना कहीं there is a relationship between electric field, magnetic field and speed of light. और जब ये रिलेशनशिप हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उस टाइम पे उस चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डन। हेडिंग डालें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a current carrying conductor। एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो कि किस तरह के कंडीशन में दिया गया। राइट, लिखना स्टार्ट करिए। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड by a current element, radial magnetic field created by a current element is perpendicular to both current element dl and position vector r। radial magnetic field created by the current element is perpendicular to both current element dl and position vector r। ये कोई नई बात आपने नहीं लिखी, ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं। लिखवाएं क्या इस बात को? कहां पे लिखवाएं? सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बायो-सावर्ट लॉ का सेकंड पॉइंट मेरे ख्याल से आपने यही लिखा है। द डायरेक्शन ऑफ db is perpendicular to both dl and r। ये लिखवाएं ना। और उसके नीचे लिखा होगा आपने इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल भी बोलते हैं, एक स्क्रू रूल भी होता है। तो दोनों एक ही चीज है, एक पता है तो दोनों ही पता है। राइट। मैग्नेटिक फील्ड B, अभी डायग्राम बना लीजिएगा जो लिखने के बाद, और उसके नीचे लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड B, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर L है और किसी एक पॉइंट P पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो इन वायर की वजह से, जो कि एक एंगल अल्फा है और दूसरा एंगल बीटा है, और इसमें जो करंट ट्रैवल कर रहा है दैट इज कैपिटल I। इसमें जो करंट ट्रैवल कर रहा है दैट इज कैपिटल I। लिखिए मैग्नेटिक फील्ड B फॉर द स्ट्रेट वायर, लिख लीजिए, उसके नीचे डायग्राम बनाइएगा। मैग्नेटिक फील्ड B फॉर अ स्ट्रेट वायर of finite length, magnetic field B for a straight wire of finite length is given by ये डायग्राम बनाइए और उसके बगल में उसका फॉर्मूला लिखिए। B is equal to mu naught upon 4 pi I by R sin अल्फा प्लस साइन बीटा। डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला लिखाया गया है, आपसे उसका डेरिवेशन नहीं करने को कहा है, सिर्फ फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन। तो फॉर्मूला कैसे निकला सोचिएगा तो बता ही दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एंगल है, अब ऊपर वाले पार्ट की वजह से अलग आया होगा, नीचे वाले पार्ट की वजह से अलग आया होगा, दोनों एक्सप्रेशन को हमने जोड़ दिया। ठीक। रेडियस क्या है? दिस इज द r, यहां से यहां की जो दूरी है यही r है। अब देखिए ये जो लेंथ है और ये जो r है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप कुछ रहा होगा जिससे वो क्या हो गया होगा, कैंसिल आउट हो गया होगा। तो r स्क्वायर का टर्म आना चाहिए ना नीचे, पर r स्क्वायर नहीं है, तो ऊपर l भी तो नहीं है, l भी तो एक r और एक l आपस में क्या हो गए होंगे, कैंसिल आउट हो गए। तो खैर इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, इसका एप्लीकेशन है। अब इसके नीचे लिखिए स्पेशल केस, इसके नीचे लिखिए स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? व्हेन
अल्फा is equal to beta is equal to pi by 2. When alpha is equal to beta is equal to pi by 2. ये पहले बना लिए, इसके बाद ये फॉर्मूला लिखिए, उसके नीचे स्पेशल केस। थोड़ा लेट बना रहे हो, जल्दी जल्दी बनाओ। सब लोग बना चुके हैं, लिखिए। अच्छा मुझे कौन बताएगा यहाँ डायरेक्शन क्या होगा बाय यूजिंग थंब रूल? ये ऐसा ऊपर जा रहा है, सब लोग अपना राइट हैंड निकालिए। ये ऐसे करंट का डायरेक्शन ऊपर है, कर्लिंग ऑफ फिंगर इधर, यानी करंट कैसा जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को आप कैसे दिखाते हो? एंटी क्लॉकवाइज को आप कैसे दिखाते हो? इनसाइड द बोर्ड, दैट इज क्रॉस की तरह। तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा दो। आप ये दिखा लीजिए, उसके नीचे स्पेशल केस डाल के लिखिए, when special case when alpha is equal to beta is equal to pi by 2। पहले तो मुझे ये बताइए कि स्पेशल केस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब क्या है? यानी ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री मतलब ऑलमोस्ट ऐसा, ऑलमोस्ट ऐसा मतलब ये लेंथ फाइनाइट है इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट लेंथ है। तो ये स्पेशल केस क्या बता रहे हैं? आपने फॉर्मूला किसके लिए लिखा? फाइनाइट के लिए। लेकिन जब अल्फा बीटा पाई बाई 2 हो जाएंगे तो ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए। सवाल को एग्जाम में बड़े ध्यान से पढ़िएगा। फाइनाइट दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, इनफाइनाइट दिया होगा तो उसी फॉर्मूले में अल्फा बीटा को क्या कर देना है? 90 डिग्री पाई बाई 2 लिखना है। sin 90 n तो देखिए b is equal to mu naught upon 4 pi I by r sin of 90 degree by अगेन साइन ऑफ 90 डिग्री, दोनों 90 है ना, अल्फा भी बीटा भी। b is equal to mu naught upon 4 pi I by r sin 90 is 1 1 plus 1 is 2, कोई दिक्कत? b is equal to mu naught upon 4 pi 2i by r, ये 2 से ये 2 कट गया, b is equal to mu naught I by 2 pi r। ये आपका फॉर्मूला बनता है फॉर व्हाट? फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए ये फॉर्मूला बनता है। और एक पॉइंट डाल के ये भी लिखिएगा कि इस पर्टिकुलर वायर की वजह से जो मैग्नीट्यूड है वो तो इसके बराबर, लेकिन डायरेक्शन उसका फील्ड का क्या होगा? इनसाइड द बोर्ड, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और अगर नहीं लिखे हैं तो मैं स्टेटमेंट में लिखवा दूं। बोलिए, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ये डायरेक्शन के बारे में लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, according to right hand thumb rule, the direction of magnetic field is perpendicular to the plane of paper, is perpendicular to the plane of paper and directed inward. According to right hand thumb rule, the direction of magnetic field is perpendicular to the plane of paper and directed inward. Inward माने inside the बोर्ड या इनसाइड दी पेपर या इनसाइड दी प्लेन ऑफ पेपर। डन। तो ये पहला फॉर्मूला जो पूरे मैग्नेटिक चैप्टर के अंदर आपके आ रहा है, पहला फॉर्मूला नहीं, दूसरा फॉर्मूला। पहला तो ऑलरेडी बायो-सावर्ट लॉ में आ गया और उसी बायो-सावर्ट लॉ का तो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो पहला केस जो आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वायर के। भाई मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हो किसके लिए? एक फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर और एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए। याद रखिएगा, इनफाइनाइट है तो फॉर्मूला नीचे 2 पाई आर आ रहा है, फाइनाइट है तो 4 पाई आर है, उधर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो जो भी दिया गया होगा उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखिए, मैं जो भी बोला उसका मतलब समझ में आएगा। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, यहां तक लिखिए सब लोग। क्वेश्चन लिखिए, find the expression for the magnetic field, find the expression for the magnetic field, find the expression for the magnetic field at the center of the coil, at the center of the coil bent in the form of square loop, at the center of the coil
bent in the form of square loop of side 2a, square loop of side 2a, current carrying I as shown, current carrying I as shown, जैसा कि दिखाया गया। देखिए कैसा दिखाया गया, ये वो स्क्वायर लूप है जिसके अंदर चारों दिशा में क्या ट्रैवल कर रहा है, करंट ट्रैवल कर रहा है। करंट इस प्रकार से उसके अंदर ट्रैवल कर रहा है, ये इसका सेंटर है और ईच साइड इज इक्वल टू 2a के बराबर। आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर इस फिगर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताइए, आपको निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट इट। करिए कैलकुलेट। तो इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर आपको फाइनाइट वायर दिया गया। फाइनाइट वायर जब कहीं भी कहीं होता है, फाइनाइट वायर, तो फाइनाइट वायर के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करते हो? फाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला यूज होता है B = म्यू नॉट बाई 4 पाई I ब्रैकेट I by R ब्रैकेट sin अल्फा प्लस sin बीटा। यही फॉर्मूला आपको यूज करना था। अभी अल्फा और बीटा आपको क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। अल्फा बीटा 45 पता है तो यहाँ पे डाल दीजिए, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट I is flowing in the circuit। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये पूरा अगर 2a है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। तो इस r की जगह पे आप क्या लिखोगे, a लिखोगे। sin अल्फा माने sin 45, sin 45 प्लस sin 45, sin 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, 1/√2, 1 म्यू नॉट बाई 4 पाई I by a 1/√2 प्लस 1/√2। इसको भी जरा और फर्दर सॉल्व कीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई I by a, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये क्या आएगा एलसीएम में, नीचे आया √2, ये 1 + 1 2√2 को आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर ही √2 आ जाएगा, है ना। तो b = म्यू नॉट बाई 4 पाई √2 I by a। अच्छा ये बताइए, ये जो हमने अभी निकाला है ये किसकी वजह से निकाला? मैं यहाँ पे एक लाइन नाम दे रहा हूँ। Suppose this point is A, this point is B, this point is C and this point is D। तो मैंने अभी जो मैग्नीट्यूड निकाला है ये किसकी वजह से निकाला? AB की वजह से कि ABCD सारे की वजह से? सिर्फ AB की वजह से। तो इसकी वजह से अगर इतना मैग्नीट्यूड है तो मुझे बताइए क्या मैं इसे सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्योंकि इसका लेंथ एग्जैक्टली सेम है और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली यहाँ भी A है, यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे इस पर्टिकुलर चारों वायर की वजह से जो नेट मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 4 * म्यू नॉट बाई 4 पाई I √2 बाई a, 4 से 4 कैंसिल, b = म्यू नॉट बाई पाई I by a into √2, यानी √2 म्यू नॉट पाई I by a। ये आपका एक्सप्रेशन आना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। यही इस सवाल का आंसर है। ओवरऑल डायरेक्शन आपसे पूछा नहीं गया था, इसलिए आपको बताना भी नहीं था, सीधे पूछा था फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, गिवन साइड इज 2a एंड कैरिंग करंट I एज शोन इन द फिगर। अगला एक और सवाल लिखिए, फिर आज की क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा। राइट, अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर is flowing east to west. A current of 10 ampere is flowing east to west in a long wire kept horizontally. A current is flowing east. A current of 10 ampere is flowing east to west in a long wire kept horizontally in the east-west direction. East-west direction. Find the magnitude and the direction of magnetic field. इसमें देखिए आपसे क्या पूछा? Find the magnitude and the direction of magnetic field in a horizontal plane at a distance 10 centimeter north.
find the magnitude and direction of magnetic field in a horizontal plane at a distance of 10 centimeter north. 10 centimeter north में 10 सेंटीमीटर पर जो पॉइंट है उस पर इस पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि करंट किस प्रकार से फ्लो कर रहा है। सपोज दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज द अदर पॉइंट। ये ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है। ये जो करंट का डायरेक्शन है दिस इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। अब इस प्रकार से ईस्ट टू वेस्ट करंट गया, इस पॉइंट को मैं क्या मान रहा हूं, ईस्ट मान रहा हूं, और इस पॉइंट को क्या मान रहा हूं, वेस्ट मान रहा हूं। जनरली बाय कन्वेंशन राइट साइड इज टेकन एज ईस्ट एंड लेफ्ट साइड इज टेकन एज वेस्ट। डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़िए क्या लिखा है, अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज समथिंग लाइक दिस एंड एम्पलीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज 10 एम्पीयर। अब इस ईस्ट है ये वेस्ट है, तो नॉर्थ कहां फंसेगा, नॉर्थ इधर फंसेगा। और कितना दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर, यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको बताना है कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। चलिए सॉल्व करके बताइए। वापस से मैंने आपको बताया होगा कि एंगल निकालना पड़ता है और उस तरह से फिर सॉल्व करेंगे। तो एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। हाउ कम 90? एंगल 90 कैसे होगा, ये 90 डिग्री एंगल इज नॉट 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल। अरे 90 डिग्री कहां दिख रहा है यार, ये 90 डिग्री दिख रहा है क्या, यहां से ये 90 डिग्री दिख रहा है। 90 डिग्री तो होता है इनफाइनाइट वायर होगा। Is it an infinite wire? It is not an infinite wire. So वेस्ट तो थोड़ा सा हो सकता है। हाँ। So वेस्ट ईस्ट से सब जो वेस्ट है तो ज़्यादा से बहुत इनफाइनाइट जा रहा है ना। Infinite जा रहा है। 5/4 यानी 45 डिग्री। अच्छा एक आर्गुमेंट आ रहा है 45 डिग्री का, एक आर्गुमेंट आ रहा है एंगल ऑफ 5/2 का। क्या करेक्ट होगा, कोई तीसरा पार्टी बताए। क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, वही चीज अगर आप पढ़ लिए होते तो काम बन जाता। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से देखिए, एक वर्ड है वहां लिखा हुआ, a current of 10 ampere is flowing east to west in a, क्या लिखा है, long wire। द मोमेंट लॉन्ग बोला मतलब कि वो इनफाइनाइट वायर की बात कर रहा है, और इनफाइनाइट वायर माने एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये जैसे ही उसने इनफाइनाइट वो लॉन्ग वायर बोल दिया, लॉन्ग वायर बोलने का क्या मतलब है, ये कहां तक जाएगा मुझे भी नहीं मालूम, मैंने इसको बस पॉइंट से ऐसा रोक दिया दिखाने के लिए कि इस तरफ ईस्ट है इस तरफ वेस्ट है। नोबडी नोज व्हाट विल बी द एंगल। ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, दिस एंगल विल बी π/2, ये π/2 हुआ। और मैग्नेटिक फील्ड फॉर π/2 हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किए थे, μ0I/2πr। अब क्या, μ0 इनटू करंट 10 एम्पीयर डिवाइडेड बाय 2π, और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻⁻² मीटर, 10 × 10⁻⁻² मीटर। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक काम करिए, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब आप कहेंगे क्यों ऐसा किया, इसको ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 10⁻⁷ इनटू 20/10 × 10⁻²। 0 से 0 कैंसिल, 2 × 10⁻⁷ ऊपर गया +2 -5। मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा टेस्ला, इसका यूनिट हो जाएगा टेस्ला, एंड दिस विल बी योर आंसर 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल।
कीप दी थम्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड जिधर वो पॉइंट है उधर आप कर्लिंग कीजिए। तो ये इस प्रकार से आ रहा है और इस प्रकार से आएगा तो इट इज इनसाइड द बोर्ड। लिखिए द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। So in this case, the direction of magnetic field is perpendicular to the plane of paper. In this case, the direction of magnetic field is perpendicular to the plane of paper, directed inward. Directed inward. और ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। Directed inward, magnitude तो हो गया 2 × 10⁻⁵ टेस्ला और डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्टेड इनवर्ड। कोई दिक्कत यहां तक? अगले क्लास में हम लोग सर्कुलर लूप, याद करिए वहां पे भी पढ़े थे ना, सर्कुलर लूप की वजह से एक सर्कुलर रिंग था, कड़ा खोल के मैंने आपको दिखाया होगा कि उस कड़ा की वजह से कुछ एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। यहाँ पे अभी क्या देखेंगे, उसी लूप की वजह से किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।